महान शख्सियत और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान नायक में से एक सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। सुभाष चंद्र बोस जी एक ऐसी शख्सियत थे जो कि भारतीय राजनीति में गांधी के समय में और भगत सिंह के समय में अपनी एक उतनी ही बड़ी अलग पहचान रखते थे। उन्होंने साम्राज्यवाद से, मेरे हिसाब से वो पहले नेता थे जो एक फौज के साथ साम्राज्यवाद से पहले भारतीय नेता रहे होंगे जो अपनी फौज खुद खड़ी करके साम्राज्यवाद से सीधा मुकाबला किया। और सिर्फ साम्राज्यवाद से ही नहीं मुकाबला किया बल्कि हिटलर जैसे उस समय के बहुत बड़े नेता को भी अपनी शर्त मनवाने पर मजबूर कर दिया था। तो चलिए आज हम उन्हीं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इनके जीवन के बारे में जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है वो 1897 में कटक में हुआ था। 1897 में कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी को हुआ था। तो लिख लेते हैं। तेईस जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का कटक में जन्म हुआ। 1919 में उन्होंने अपना स्नातक किया। स्नातक मीन्स ग्रेजुएशन किया। 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन किया। और 1920 में इन्होंने भारत में अंग्रेजों द्वारा जो कलेक्टर बनते थे वो सबसे कठिन परीक्षा होती थी, अभी भी है भारत की। तो आईसीएस उसका नाम था। जब अब जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है आईएएस, वो तब आईसीएस थी, इंडियन सिविल सर्विस थी। उसमें ऐसी शर्तें थी कि भारतीय लगभग होते ही नहीं थे। फिर भी उन्होंने 1920 में ही मात्र 22 से 23 साल की उम्र थी, लगभग 23 साल की उम्र में या 22 साल की उम्र में 1920 में चौथी रैंक प्राप्त की थी। उन्नीस 1920 में आईसीएस में चौथी रैंक प्राप्त की थी। और अब आप ये समझ लीजिए वो कितने मतलब अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, कितने शार्प स्टूडेंट रहे होंगे। और उनकी बुद्धिजीविता का परिचय आपको यहीं से मिल जाता है कि इतनी कम उम्र में चौथी रैंक के साथ आईसीएस, जिसमें अंग्रेज बैठते थे, मेनली वही होते थे, इंडियंस भी होते थे लेकिन वो बहुत कम रहते थे। और भारत में शिक्षा का उतना वो भी नहीं था, वो हमेशा से अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे। यहाँ पे अब कोई पढ़ पाता था, कोई नहीं पढ़ पाता था। ठीक है। उसके बाद 1921 में इनका राजनीतिक सफर शुरू होता है। नौकरी छोड़ देते हैं, असहयोग आंदोलन चलता रहता है और उसी समय ये असहयोग आंदोलन ज्वाइन कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन ज्वाइन कर लेते हैं और 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में इनकी गांधी जी से मुलाकात होती है।
1921 कांग्रेस अधिवेशन, यहाँ पे इनकी मुलाकात होती है गांधी जी से। गांधी जी से मिलते हैं। असहयोग आंदोलन में गांधी जी और CR दास, चित्तरंजन दास से ही प्रेरित होकर आए थे। 1991 में ये अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद में जब इनकी गांधी जी से मुलाकात हुई थी तो इन्होंने गांधी जी से प्रश्न किया था कि असहयोग आंदोलन जो इतनी अपार सफलता मिल रही है, इसके आगे की प्लानिंग क्या है। गांधी जी ने कहा कि इसकी कोई आगे की खास प्लानिंग नहीं है, ये जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहेगा। तब इन्होंने गांधी जी के बारे में कहा था कि मैंने पहला ऐसा नेता देखा है राष्ट्रव्यापी जिसके पास अपना कोई विजन नहीं है। विजन मीन्स नीति नहीं है, रणनीति नहीं है कि इस आंदोलन को आगे कैसे ले जाया जाए। जब चौरी चौरा कांड हुआ 1922 में, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया था। तो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू 1922 चौरी चौरा कांड, इसके बाद नेहरू, पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दो ऐसे नेता थे जिन्होंने खुलकर गांधी का विरोध किया था। इस असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए उसका खुला विरोध किया था। और इन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर ये आंदोलन स्थगित न करते गांधी, तो शायद भारत को आजादी 1923 में ही मिल जाती। मतलब इनका शुरू से ही गांधी जी का और इनके विचारों का मतभेद था, लेकिन इन दोनों लोगों का जो लक्ष्य था वो इन दी एंड भारत की स्वतंत्रता ही थी। मतलब वो दोनों लोग भारत को स्वतंत्र ही कराना चाहते थे। अभी तक गांधी जी का ये नहीं था, गांधी जी या कांग्रेस का 1929 तक ये नहीं था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्र कराना है, लेकिन इनका शुरू से ही यही विजन था कि भारत को पूर्णतः साम्राज्यवाद से स्वतंत्र करा देना है, भारत में अंग्रेज नहीं रहेंगे। इनका शुरू से था। गांधी जी का और इनका कांग्रेस का 1929 तक, जब तक कि जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में ये नहीं, वो पूर्ण स्वराज की मांग नहीं लाई और उसको पास नहीं कराया कांग्रेस में, तब तक गांधी जी और कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का नहीं था। इनका था कि हमारी अपनी सरकार हो, हम चलाएं, एक्सटर्नल मामले अंग्रेज देखें, 1929 तक। लेकिन 1929 के बाद कांग्रेस, गांधी जी, नेहरू और ये सुभाष चंद्र बोस, ये दो नेता ऐसे थे कांग्रेस में जो कि हमेशा से ही ये चाहते थे कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिले। और नेहरू और सुभाष चंद्र बोस में जो सबसे बड़ी समानता थी वो थी दोनों के वामपंथी विचार। दोनों लोग वामपंथ को मानते थे। और कांग्रेस में इनका सुभाष चंद्र बोस जी का जो सबसे बड़ा सहयोगी था वो नेहरू ही थे। नेहरू और ये दोनों लोग, क्योंकि इन दोनों का थोड़ा समाजवाद या वामपंथ की तरफ झुकाव था, तो दोनों लोग एक दूसरे को अच्छे से समझते थे और एक दूसरे का सहयोग करते थे। और दोनों लोग की विचारधारा हमेशा से लगभग सेम थी। केवल अंतरराष्ट्रीय विचारों पर इनका एक नहीं था, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय विचारों पर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी सेम थे। अंतरराष्ट्रीय में गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस दोनों लोग प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में ये समझते थे कि धुरी राष्ट्र जीतेंगे, मतलब जर्मनी वाला पक्ष जीतेगा। और जबकि नेहरू दोनों में यही कह रहे थे कि साम्राज्यवादी जीतेगा। साम्राज्यवादी मतलब ये ब्रिटेन और फ्रांस वाला। तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी एकदम सेम थे, सोचते थे। और सुभाष चंद्र बोस जी तो जर्मनी की तरफ से लड़े भी, तो गांधी जी और ये दोनों लोग सोचते थे। और जबकि और इन दोनों की एक विचारधारा और सेम थी। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा ये सेम थी
कि अगर जर्मनी जीतता है तो साम्राज्यवाद खत्म होगा और जो मुल्क दबे हुए हैं या मतलब जिन पर कब्जा किया गया है वो स्वतंत्र होंगे। नेहरू का उलट विचार था। नेहरू का विचार ये था कि अगर ये जर्मनी जीतता है, जर्मनी का वो संगठन जीतता है ये विश्व युद्ध दोनों दूसरा वाला, तो यहाँ पे एक नया साम्राज्यवाद आएगा जिसका नेतृत्व जर्मनी करेगा। तो यहाँ पे गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस सेम पे थे और नेहरू अगेंस्ट में थे, और बाकी भारतीय मुद्दों पर नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी के विचार बिल्कुल सेम थे। अब आगे देख लेते हैं इनकी आत्मकथा। इनकी आत्मकथा का नाम है इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल इनकी आत्मकथा है। इंडियन स्ट्रगल इनकी आत्मकथा है। उन्नीस 1923 में ये कलकत्ता के अधिशासी अधिकारी बने। फैक्ट है, ध्यान लीजिए। कलकत्ता के अधिशासी अधिकारी। उन्नीस 1923 में बने और उसके बाद 1924 में मांडले जेल गए। साम्राज्यवादी विरोधी कार्यों के लिए। उसके बाद ये 1927 में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलके, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस को एक दूसरे का दुश्मन बताते हैं। दुश्मन कभी नहीं थे, दोस्त थे। हाँ, जब कांग्रेस इन्होंने छोड़ी तब इनके रिश्तों में तलखी आई थी, नहीं तो शुरू में ये दोनों दोस्त थे। 1927 में इन दोनों ने मिलके एस.सी. बोस प्लस जे.एल. नेहरू, इन दोनों ने मिलकर इंडिपेंडेंस लीग नामक एक संस्था की स्थापना की। अभी आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस तो 1929 में इंडिपेंडेंस की बात की थी, पूर्ण स्वराज की, लेकिन इन दोनों को देखिए, कांग्रेस से अलग एक संस्था बनाई इंडिपेंडेंस लीग, जिसका उद्देश्य पूर्ण स्वराज था। और उसके जो दोनों हेड थे ये सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू थे। दोनों ने मिलकर बनाई थी, अलग अलग नहीं बनाई थी। ठीक है। 1938 में ये हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने। उन्नीस 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, हरिपुरा गुजरात में है, हरिपुरा अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने।
और उसके बाद 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जबलपुर में, जबलपुर मध्य प्रदेश। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जो कि वामपंथी विचारधारा के थे और गांधी जो कि राइट विंग थे, मतलब दक्षिणपंथी विचारधारा के थे, उनके विचारों में अंतर था। सुभाष चंद्र बोस या वामपंथियों का जो उद्देश्य था वो सीधा सीधा ये था कि देश को आजादी होनी चाहिए चाहे जैसे, देश आजाद होना चाहिए चाहे जैसे। गांधी जी या दक्षिणपंथियों या पुराने कांग्रेसी नेताओं का जो उद्देश्य था कि देश आजाद तो होना चाहिए लेकिन खून नहीं बहना चाहिए, अहिंसा से देश आजाद होना चाहिए, मतलब आंदोलन। जैसे उसका अभी एक उदाहरण आपने देखा होगा कि एक कानून बनाया भारत सरकार ने किसानों के लिए, किसान उसको नहीं समझ पाए या उसमें कुछ कमी थी, जो भी रहा हो, किसानों ने आंदोलन किया। किसानों ने युद्ध नहीं लड़ा सरकार के खिलाफ, आंदोलन किया। लोकतंत्र है, आंदोलन किया, लोकतंत्र में सरकार को झुकना पड़ा, भले ही उसने सही कानून बनाया रहा हो लेकिन उसको झुकना पड़ा और उसने कानून वापस ले लिया। तो गांधी जी का ये वाला था। और आप एक उदाहरण और देखते होंगे, भारत में ही नक्सलवाद, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर भारत में नक्सलवाद चलता है। नक्सलवाद क्या है? नक्सलवाद होता है वहाँ के आदिवासियों को जब बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने प्लांट लगाने के लिए उनको विस्थापित कर देते हैं, सरकार विस्थापित कर देती है, तो वो सरकार के खिलाफ बंदूक उठा लेते हैं और सरकार उनकी कभी नहीं सुनती है। उठाए रहो बंदूक। 2-4 सैनिक हर साल खत्म होते हैं, नागरिकों की भी हत्या होती है लेकिन सरकार उनकी नहीं सुनती है। तो गांधी जी और उनमें और उसी तरह उनका भी विचार है कि बंदूक से ही हम आज़ादी ले लेंगे। या कश्मीर में आप देख लीजिए, कश्मीर की भारत सरकार क्यों नहीं सुनती है? कारण यही है कि वहाँ बंदूक से लोग बात करते हैं। और किसानों की क्यों सुन ली गई? उन्होंने आंदोलन करके अपनी बात सुनाई। ठीक है, वैसे ही ये भी है। तो 1939 कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो जबलपुर में हुआ। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी का मैंने 1921 में ही बताया कि अहमदाबाद अधिवेशन से ही गांधी जी के विचारों से असहमत रहते थे। तो हरिपुरा में अध्यक्ष बने, एक तरफा अध्यक्ष बने। यहाँ पे भी जबलपुर में भी ये सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष के लिए थे, लेकिन इनके विरोध में गांधी जी ने अपने समर्थन से पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने कांग्रेस का इतिहास लिखा हुआ है। पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस का इतिहास इन्होंने लिखा है 1885 से। तो पट्टाभी सीतारमैया को इनके सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जी की एक तरफा जीत हुई, मतलब बुरी तरीके से पट्टाभी सीतारमैया हारे, सुभाष चंद्र बोस जी एक तरफा जीते। जीत का कारण क्या था? आज हमारे देश में आज जब भी इलेक्शन होता है सबसे पहला नाम युवा का आता है। तो जो युवाओं में सुभाष चंद्र बोस जी की पैठ थी वो बहुत बेहतरीन थी। वो गांधी जी से ज्यादा कनेक्ट करते थे युवाओं से। और उस जब आजादी का कोई आंदोलन होगा तो सबसे आगे कौन रहेगा? युवा रहते हैं, और युवा ही ज्यादा कांग्रेस में थे। उन्होंने एक तरफा इनको जिता दिया, जबकि सुभाष चंद्र बोस ठीक से प्रचार भी नहीं कर पाए थे, बीमार थे। और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो भाषण है अध्यक्ष चुने जाने के बाद, वो सुभाष चंद्र बोस जी नहीं दे पाए थे, वो शरत चंद्र बोस ने दिया था। शरत चंद्र बोस ने सुभाष चंद्र बोस जी का भाषण पढ़ा था अध्यक्ष बनने के बाद। अब आप सोच लीजिए। और इस हार के बाद गांधी जी ने कहा था कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस जी से
कि आपकी जीत हमारी हार है। अब हार का मतलब क्या है? हमारी हार है, आपकी जीत है। तो ये हमारी हार का मतलब है हमारी विचारधारा की हार है। गांधी जी की हार नहीं, गांधी जी के विचारों की हार। ठीक है। और जब पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस की, तो इन्होंने एक प्लानिंग कमेटी बनाई थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी। नेशनल प्लानिंग कमेटी। और इस कमेटी का अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल अलग अलग सोच वाले आदमी। अलग अलग सोच वाले आदमी नहीं थे, सेम सोच वाले आदमी थे। 1939 तक सेम सोच वाले आदमी थे। उसके बाद भी थे, वामपंथ नेहरू में था, समाजवाद नेहरू में था। लेकिन यही कारण था कि भारत और रसिया का संबंध काफी 1990 तक लगभग बहुत ही मजबूत स्थिति में था, क्योंकि थोड़ा सा भारत का झुक का समाजवाद की तरफ था, निष्पक्ष होते हुए भी। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो जेल नेहरू थे। और बनाया किसने था? सुभाष चंद्र बोस ने। जेल नेहरू नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस की। अब आगे चलते हैं, 1939 वाले पे आते हैं। दूसरी बार जब सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बने, निर्वाचित होकर, पूर्ण बहुमत, मतलब पूर्ण क्या, भयंकर कांग्रेस एक तरफा जीत जिसको कहते हैं। गांधी की भी हार थी, पट्टाभी सीतारामैया की भी हार थी, और गांधीवादी विचारों की भी हार थी कांग्रेस में उस समय। लेकिन होता क्या है, चुनाव होता है तो कांग्रेस की तब क्या थी, कार्यकारिणी समिति बनती थी, प्लानिंग कमेटी एक तरीके से होती थी। उस कार्यकारिणी समिति को जब सुभाष चंद्र बोस जी बनाने लगे तो कांग्रेस के वे नेता, अब देखिए जैसे कोई पार्टी होती है उसमें वरिष्ठ नेता होते हैं कुछ, और अगर कोई नया नेता उभर के सामने आ जाता है और पूरे देश में उसकी अलग पहचान होती है, तो जो वरिष्ठ नेता लोग होते हैं वो थोड़ा उस युवा नेता से महत्व कम देना चाहते हैं उसको, क्योंकि अगर वो सारा महत्व ले जाएगा तो जो वरिष्ठ नेता है इनके तो महत्व घट जाएगा। तो यहाँ पे भी वही था, गांधी थे वरिष्ठ नेता, और गांधी जी जैसे विचारों वाले जो अन्य नेता थे, अब वो सुभाष चंद्र बोस जी को प्लानिंग कमेटी बनानी थी, कार्यकारिणी समिति बनानी थी, तो उसमें वो केवल अपने से अपने दोस्तों को या अपने जैसे विचारों वाले केवल युवाओं को तो ले नहीं सकते थे। वो ऐसी कमेटी बनाना चाहते थे जो पूरे भारत में कांग्रेस के विचारों को या स्वतंत्रता के विचारों को फैलाए, और कांग्रेस को किस तरह और मजबूत किया जाए ताकि राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हो, इस सब पे काम करना था। लेकिन जो गांधी जी के समर्थक थे उन्होंने ये इस सब समिति का सदस्य बनने से ही मुकरने लगे और सुभाष चंद्र बोस जी से दूरी बनाने लगे। यहाँ पे जो एक बहुत बड़ी कमी थी गांधी जी की कि उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। लक्ष्य दोनों का ही 1939 में तो दोनों का लक्ष्य हो गया था पूर्ण स्वतंत्रता, गांधी जी की भी, नेहरू के भी, सुभाष चंद्र बोस का भी।
लेकिन यहाँ और सुभाष चंद्र बोस जी सबसे ईगरली मतलब उत्सुक थे कि जल्दी से जल्दी मिल जाए, तो उत्सुकता सबसे ज्यादा उनमें थी। लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने जो गलती की वो गलती ये थी कि उन्होंने उन लोगों को टोका नहीं, उन लोगों को कहा नहीं कि आप सुभाष चंद्र बोस जी का साथ दीजिए, क्योंकि लक्ष्य तो दोनों का सेम था, विचारधारा भले अलग थी। तो उस वजह से और यहाँ यहीं से जेल नेहरू जो कि कांग्रेस का भविष्य गांधी के नेतृत्व में देखते थे, 1939 तक वो दोनों मित्र थे, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। 1939 में उनका झुकाव थोड़ा सा इनकी तरफ हो गया, गांधी जी की तरफ हो गया, और उन्होंने भी इस समिति का सदस्य बनने से इनकार कर दिया सुभाष चंद्र बोस जी की। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। यहीं से खुला मतभेद दिखता है गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू के बीच। और उन्होंने नेहरू के बारे में एक वाक्य कहा कि मेमने की खाल में भेड़िया। नेहरू के बारे में सुभाष चंद्र बोस जी का ये कथन है कि नेहरू मेमने की खाल में भेड़िया है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी अपना मित्र मानते थे और कम से कम इनसे तो आशा ही रखते थे कि हमारा साथ देंगे। और जहां भी देखिए जो भी काम किया इन्होंने नेहरू के साथ ही मिलकर किया। राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो भी काम किया इन्होंने नेहरू के साथ ही मिलकर किया। तो इसलिए नेहरू को सुभाष चंद्र बोस जी ने मेमने की खाल में भेड़िया कहा। अब इन्होंने 1939 में ही एक संगठन स्थापित किया, फॉरवर्ड ब्लॉक। उन्नीस में जब ये कांग्रेस से अलग हुए, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस जी को बिना किसी कारण बताए साम्राज्यवादी अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी 1939 में, वो भी बिना किसी कारण के। 1939 में इन्हें बिना किसी कारण बताए इनको गिरफ्तार कर लिया गया कि आप साम्राज्यवाद, मतलब कारण बताया ही नहीं, केवल पहुंचे, गिरफ्तार किया अंदर। उसके बाद इन्होंने अपनी गिरफ्तारी का विरोध जेल के अंदर ही किया और आमरण अनशन कर दिया, आमरण अनशन किया। आमरण अनशन की वजह से इनकी तबीयत खराब होने लगी। इनकी जब तबीयत खराब होने लगी तो अंग्रेज भी डर गए, देश का इतना बड़ा नेता मतलब गांधी का विरोध करके कांग्रेस का अध्यक्ष हो जाए, वो अगर आमरण अनशन में अगर उसको कुछ हो गया तो पता नहीं कितना बड़ा आंदोलन हो जाएगा। इससे वो लोग डरे, डर के उन्होंने इनके घर में ही इन्हें नजरबंद कर दिया। इन्हें नजरबंद कर दिया। उसके बाद जो सबसे नाटकीय स्थिति है इसके बाद ही शुरू होती है, मतलब किस तरह से इन्होंने अंग्रेजों को चकमा दिया। इसके बाद शरद चंद्र बोस ने इन्हें कार से गोवा छोड़ा। गोवा गए शरद चंद्र बोस के सहारे, और इनके जो स्थान पे थे इनके भतीजे लेट जाते थे
और खाना जो था वो लेके जाते थे इनके भतीजे कमरे में, और खुद ही खाना खा के वापस चले आते थे। जब कोई देखने आता था तो इनके बिस्तर पे जाके लेट जाते थे। तो अंग्रेजों को ये लगता था कि खाना अंदर गया, कोई खाया है, वापस आ गया। जब कोई देखने आता था वो लेटे रहते थे और कहते थे हमको मिलना नहीं किसी से, तो बाहर से देख के चला आता था। तो 14-15 दिन बाद सरकार को पता लगा कि ये गायब है। ठीक है, तो गोवा गए। गोवा के बाद ये गए पेशावर। पेशावर पेशावर से फिर गए ये काबुल। और काबुल में जियाउद्दीन मौलवी का वेश धारण किया। जियाउद्दीन मौलवी का, और इसी नाम के पासपोर्ट से चले गए इटली। इसी नाम के पासपोर्ट से कहाँ गए? इटली। इटली गए और ऑरलैंडो मेसेट्टो नाम के व्यक्ति का पासपोर्ट बनाया इटली में। ऑरलैंडो मेसेट्टो नाम के व्यक्ति का पासपोर्ट इटली में इन्होंने बनाया। और यहाँ पे इटली से ये जर्मनी गए। जर्मनी में हिटलर का एक करीबी था रॉबिनट्रॉप। तो रॉबिनट्रॉप के मदद से ये हिटलर से मिले। अब हिटलर से मिलने के बाद और एक कहानी है। कहानी क्या, मतलब जो समझौता हुआ था, तो हिटलर से ये मिले यहाँ पे रॉबिनट्रॉप की मदद से। जर्मनी पहुंचे, जर्मनी में रॉबिनट्रॉप की मदद से हिटलर से मिले। अब यहाँ पे हिटलर से मिले और हिटलर का इंतजार कर रहे थे। हिटलर आया कमरे में, ये खड़े हुए, और हिटलर का मतलब खौफ था। ब्रिटेन, फ्रांस सब डरते थे, और इन्होंने बिना डरे हिटलर से बात की। हिटलर ने इन्हें कहा कि शर्तें रखी कि आप उनके हिटलर की तरफ से युद्ध लड़ेंगे और ब्रिटिशर्स का विरोध करेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको तो स्वीकार कर लिया कि चलिए भैया हम तुम्हारा स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी शर्त रखी कि ये तभी होगा जब आप भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कराएंगे। मतलब भले भी वो भारत अंग्रेजों के उसमें है, लेकिन हम इस शर्त पे आपका साथ देंगे कि आप भारत को एक स्वतंत्र सरकार स्थापित करने में सहयोग करेंगे। और जब तक हिटलर ने इनके सुभाष चंद्र बोस जी के इस शर्त को नहीं माना, इन्होंने हिटलर की भी शर्तें नहीं मानी। फिर अंत में हिटलर ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, और हिटलर ने ही इन्हें नेताजी कहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये नेताजी जो नाम है ये सुभाष चंद्र बोस जी का ही दिया हुआ है। ठीक है, वो मतलब हिटलर का दिया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी नाम जो है वो हिटलर ने दिया है। ठीक है, 1941 में ही जब हिटलर से मिलने गए थे एससी बोस, तो जब हिटलर से मिलने गए थे तो उसी समय इन्होंने 1941 में ही जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर
सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में ही जर्मनी में ही जब हिटलर से मिलने गए थे उसी समय फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। फ्री इंडिया सेंटर, क्योंकि जर्मनी में भारतीयों की संख्या बहुत कम थी, बहुत कम, मतलब अब यूरोप में और जर्मनी में उस समय, जबकि वो नाजीवादी विचारधारा थी कि मतलब जर्मन श्रेष्ठ हैं, बाकी यहूदी वहूदी सब और सारे धर्म बेकार हैं, खराब हैं, तो उस समय वहां पे भारतीयों की संख्या बहुत कम थी और सुभाष चंद्र बोस जी को क्या चाहिए था? भारतीयों का समर्थन। इसलिए वो जर्मनी से चले, जापान के रास्ते होते हुए जापान, सिंगापुर, वापस दक्षिण एशिया में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे इनका जर्मनी वाला सफर खत्म। अब शुरू करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज की स्थापना कैसे हुई। आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी। इनके एक बहुत ही प्रमुख सहयोगी थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, इन्होंने 29 मार्च 1942 को टोक्यो सम्मेलन बुलाया, इंडियन टोक्यो सम्मेलन। इंडियन टोक्यो सम्मेलन 29 मार्च 1942, इंडियन टोक्यो सम्मेलन। इंडियन टोक्यो सम्मेलन बुलाया और यहीं पर इस लीग के मतलब जो वो सुभाष चंद्र बोस जी की लीग थी उसके वो सैन्य संगठन की स्थापना हुई और जिसका नाम क्या रखा गया? इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी इसका नाम रखा गया। फिर 14 से 23 जून को इसी 1942 में ही से 23 जून बैंकॉक सम्मेलन 1942 में ही 14 से 23 जून को बैंकॉक सम्मेलन। और रास बिहारी बोस जी ने ही बुलाया, बैंकॉक सम्मेलन आयोजित किया और इसमें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई एससी बोस द्वारा, मतलब सुभाष चंद्र बोस द्वारा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई 14 से 23 जून, जो
बैंकॉक सम्मेलन था उसमें। ठीक है, अब आते हैं आईएनए। आईएनए का जो विचार था, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज का जो विचार था वो ज्ञानी प्रीतम सिंह का था। ये विचार ज्ञानी प्रीतम सिंह ने दिया था कि साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी जैसी कोई चीज होनी चाहिए। ठीक है, और 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह को आईएनए का चीफ 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह को आईएनए का चीफ घोषित किया जाता है और बकायदा आईएनए की स्थापना होती है। मतलब आजाद हिंद फौज की बकायदा स्थापना होती है और ये मोहन सिंह इसके कैप्टन बनाए जाते हैं। ठीक है, कैप्टन या चीफ जो भी कहना है। और इसका उद्देश्य क्या था? भारत की स्वतंत्रता थी और भारत को पूर्ण रूप से अंग्रेजी गुलामी से स्वतंत्र कराना था। अब इसके बाद एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस जी ने अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना की 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में। अस्थायी सरकार, अस्थायी सरकार 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर, 1943 सिंगापुर में की। इसको सिंगापुर में स्थापित हुई। इसको जापान, जर्मनी, चीन, इटली तथा म्यांमार ने मान्यता भी दे दी। मतलब इन 5 प्रमुख देश जो कि दुनिया के उस समय प्रमुख देशों में थे, इन्होंने भी मान्यता दी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। अब इस अस्थायी सरकार के जो प्रमुख व्यक्ति थे उन्हें देख लेते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा सेनापति पीएम, सेनापति, ये तीनों थे सुभाष चंद्र बोस। मतलब इस सरकार में जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनापति का पद था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने पास रखा। और वित्त मंत्री थे A.C. चटर्जी। प्रचार विभाग जो था वो S.A. अय्यर का था। महिला संगठन वो लक्ष्मी सहगल जी का था।
लक्ष्मी सहगल जी इसकी महिला संगठन की अध्यक्षा थी। ठीक है, और जो प्रमुख सलाहकार था वो रास बिहारी बोस। अपनी अस्थायी सरकार बनाई भारत की, और इसका जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनापति वो खुद सुभाष चंद्र बोस जी बने। इसका जो वित्त मंत्री थे वो AC चटर्जी जी थे। प्रचार विभाग जो था वो SA अय्यर जी का था। महिला संगठन जो था वो लक्ष्मी सहगल जी का था, और प्रमुख सलाहकार जो थे वो रास बिहारी बोस जी थे। ठीक है, और इसके बाद जब INA मतलब इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने की ठानी, तो उसमें ब्रिगेड बनाई गई। जैसे आज नहीं होता कि गोरखा रेजिमेंट, इसी तरह उसमें ब्रिगेड बनाई गई। ब्रिगेड में नाम क्या थे? अब यहाँ पे फिर वही बात आ जाएगी कि नेहरू गांधी एक तरफ, सुभाष चंद्र बोस जी एक तरफ। लेकिन उस INA की जो 3 ब्रिगेड थी उनमें से एक का नाम था गांधी ब्रिगेड। गांधी ब्रिगेड। एक का नाम था नेहरू ब्रिगेड। एक का नाम था सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, जब लोग सुभाष चंद्र बोस जी की बात करते हैं तो इन लोगों को दुश्मन बना खड़ा कर देते हैं, ऐसे बीच में लाइन। और सुभाष चंद्र बोस जी कभी ये लाइन नहीं मानते थे कि हमारे इनमें कोई लाइन है। उनका मानना यह था कि हम दोनों का लक्ष्य एक है, विचारधारा अलग है। इसलिए अब सोच लीजिए, धुर विरोधी थे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी वैचारिक स्तर पर धुर विरोधी। लेकिन जब INA युद्ध करने जाती है साम्राज्यवाद के खिलाफ, तो सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी से कहते हैं पत्र लिखकर कि राष्ट्रपिता, देश की स्वतंत्रता के लिए हम लड़ने जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। और राष्ट्रपिता गांधी जी को जो नाम है वो SC बोस जी ने ही दिया था, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने ही। अभी राष्ट्रपिता में बहुत बवाल होता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपिता कैसे होता है। तो राष्ट्रपिता वो असल में कोई राष्ट्रपिता तो होता ही नहीं है, तो सही है। लेकिन ये एक उपाधि थी जो गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। जब INA उपाधि दी नहीं थी, मतलब उनको राष्ट्रपिता के तौर पर संबोधित करके ये कहा था कि आपका आशीर्वाद हमें चाहिए भारत की स्वतंत्रता के युद्ध में। ठीक है, तो ये गांधी, नेहरू और SC बोस को लड़ाने से इतिहास में कुछ खास नहीं होगा। उनके विचार अलग थे, विचारधारा अलग थी, लक्ष्य एक था सबका। कि किसको सफलता मिली किसको नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक था। गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, और राष्ट्रपिता पे भी बहुत बवाल होता है, और इनमें बनाम इनमें वर्सेज करके WWE की फाइट कराई जाती है राजनीति में। अब इंडियन आर्मी जब ब्रिटिश सेना से सीधा लोहा लेने के लिए तैयार थी, तो आगे की कार्य प्रणाली क्या थी? इंडियन नेशनल आर्मी ने भारत में पूर्वी और दक्षिणी छोर से हमला किया। पूर्वी दक्षिणी छोर से म्यांमार से घुसे, और म्यांमार से घुस के
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जीत लिया। अंडमान निकोबार को जीत लिया। अंडमान निकोबार को जीत लिया और इसका नाम बदल के क्या रखा? शहीद स्वराज। शहीद स्वराज इसका नाम रख दिया। उसके बाद इसी युद्ध में बहुत बेहतरीन काम करने के लिए आबिद हुसैन को सरदार जंग आबिद हुसैन आबिद हुसैन को सरदार जंग की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? सरदार जंग। अब बहुत सारे लोग हिंदू मुस्लिम भी करते हैं। सरदार जंग की उपाधि किसको दी? आबिद हुसैन को। आबिद हुसैन कौन था? मुसलमान था। उस समय जो सबसे बड़ी बात चल रही थी, मुस्लिम लीग बनाम कांग्रेस। मुस्लिम लीग बनाम कांग्रेस में मुस्लिम लीग की मांग जो थी वो थी द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत मतलब भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र, भारत में ही। और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ कौन रहा है? आबिद हुसैन। जिसको सरदार जंग की उपाधि दे कौन रहा है? सुभाष चंद्र बोस। घटना कब की है? 1943 की। 1943 को 1939 में ही काला दिन मना चुकी थी वो, और पाकिस्तान का बकायदा पूरा खाका तैयार कर चुके थे शौकत अली। सब कुछ हो चुका था। जिन्ना पूरा मतलब द्विराष्ट्र सिद्धांत पे अड़े थे। कांग्रेस का पूरा खिलाफत था। लेकिन फिर भी देखिए, तो ऐसा नहीं था कि वहां पे भी केवल यही थी कि भारत और वो देश आजादी था। हाँ, एक विचारधारा थी उस समय कि भारत दो टुकड़ों में होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो भारत को एक रखना चाहते थे। इसमें खास क्या था? आईएनए के 3 बड़े अधिकारी पीके सहगल और ढिल्लो साहब और शहनवाज खान। तो पीके सहगल, शहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लो। इन तीनों पर देशद्रोह का केस चलता है। देशद्रोह भारत से नहीं, देशद्रोह ब्रिटिश साम्राज्यवाद से। ब्रिटिश साम्राज्य इन तीनों पर देशद्रोह का केस चलाती है। अब इसमें खास क्या था देशद्रोह का? क्योंकि भाई इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ा था, तो देशद्रोह, अब जो विदेशी ताकत है वो तो दबाना चाहेगी किसी भी राष्ट्रवादी आवाज को। तो उसके लिए इन तीनों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। और एनके इंजीनियर जो हैं, ये सरकारी वकील रहते हैं इसमें। सरकारी वकील मतलब ब्रिटिश वकील, मतलब ये ब्रिटेन की तरफ से मुकदमा लड़ते हैं इन तीनों लोगों के खिलाफ। लेकिन इनके पक्ष में जो वो लड़ते हैं वो 4 वकील रहते हैं।
ये सरकारी वकील यानी विपक्ष वाले हो गए। इन तीनों के जो 4 वकील हैं वो हैं भोला भाई दास, भोला भाई दास, भोला भाई दास वरिष्ठ वकील थे। उसके बाद टीपी सप्रू दूसरे वकील। तीसरे वकील थे सुभाष चंद्र बोस जी के पुराने मित्र जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। और चौथे जो वकील थे वो थे आसफ अली। अब इसमें आप देखेंगे ब्राह्मण, मुस्लिम, तीन अलग अलग धर्म के लोग, 3 धर्म विशेष के लोग इन 3 धर्म विशेष के लोगों के लिए 1945 में केस लड़ते हैं, वो भी सरकार के खिलाफ। तो ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज्यादा नफरत थी लोगों में, भाईचारा था, लेकिन राजनीति बहुत ही ज्यादा गंदी थी कुछ लोगों की। बाकी आप देख ही सकते हैं यहाँ भी तो आपसी प्रेम था, विचारधारा का अंतर था, बस इतनी ही बात थी। और इसी के बाद फिर 19 और इन तीनों लोगों को मृत्यु दंड पहले दिया गया था, मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई थी, लेकिन इन चारों वकीलों ने मिलके उस मृत्यु दंड की सजा को कम करा के आजीवन कारावास में परिवर्तित करा दिया। भाई, ब्रिटेन जैसे साम्राज्य के खिलाफ आप मृत्यु दंड को ही हटवा सके, यही बहुत बड़ी बात होती थी। तो ऐसा नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस जी, नेहरू और गांधी से बड़ा दुश्मनी थी वैचारिक मतभेद था, बाकी और कोई बात नहीं थी। धन्यवाद। उसके बाद जब उनकी एक विमान दुर्घटना में जो भारतीय सरकार कहती है, भारतीय सरकार, ब्रिटिश सरकार और उस समय के जो इतिहासकार हैं वो जो कहते हैं कि एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई और उस विमान दुर्घटना के बाद आजाद हिंद फौज ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब उस पर अभी भी बहुत बातें होती हैं, तो उसको हम अलग टॉपिक छोड़ देते हैं। तो आजाद हिंद फौज ने तो आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन आजाद हिंद फौज के 3 बड़े अधिकारी PK सहगल, शहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों के ऊपर 1945 में लाल किला का मुकदमा होता है। लाल किला मुकदमा